नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज का आज हम 12वां वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से 11वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, उनके सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम 12वां चैप्टर परमाणु, इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, हमने बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज का आज हम 12वां वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम परमाणु वाला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आधे अंक का, साथ में यहां से एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का और एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 1.5 अंक का। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वैसे छोटा सा ही चैप्टर है और इसमें अंक भार भी काफी कम है, 3 अंक का ही चैप्टर है। तो इसलिए फिर भी इसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 3 अंक भी काफी होते हैं। इसको भी हम बारीकी से अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सबसे पहले हम देख रहे हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए अल्फा कण के प्रकीर्णन कोण का मान होता है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जो संघट्ट प्राचल है उसको हम b से लिखते हैं। संघट्ट प्राचल को किससे लिखा जाता है? b से लिखा जाता है और ये कोट θ/2 के समानुपाती होता है। हमारे को ये कहा गया है कि संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए, तो संघट्ट प्राचल का न्यूनतम मान हो जाएगा 0, b बराबर 0 पर कोट θ/2 भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब θ/2 हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब b बराबर 0 होता है, मिनिमम मान होता है, ये जो मान है वो क्या है? मिनिमम। तो थीटा की वैल्यू ये वाली होगी, 180 डिग्री होगी। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो देखिए, इस वीडियो में इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए आपको पहले क्वेश्चन से ही इसको समझ लेना है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में है, निम्नतम अवस्था में है और ऊर्जा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे अनंत पर भेजना होगा। तो अनंत पर भेजने के लिए आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखिए, आयनन ऊर्जा को हम लिखते हैं EI से, जो कि माइनस में EN के बराबर होती है। तो यहां पर अपने पास में nवीं कक्षा है, उसका मान है, पहली कक्षा दे रखा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। प्लस वाला आंसर आएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ये आयनन ऊर्जा होती है। ये क्या होती है? आयनन ऊर्जा। इसी से ही हमने इसका आंसर निकाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अणु के कुछ ऊर्जा स्तरों को चित्र में दिखाया गया है। तरंग धैर्यों के अनुपात क्या होंगे? तरंग धैर्यों का जो अनुपात है उसको R से लिखा है, λ1 बट्टे में
लेमड़ा टू। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता है तब जो तरंगधीरी उत्सर्जित होती है वो है लेमड़ा टू, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता है तब जो तरंगधीर्य है वो है लेमड़ा टू। दोनों को ही लेमड़ा टू से लिख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसको एक को हम लेमड़ा वन ले लेते हैं। इसको मैंने क्या ले लिया, लेमड़ा वन ले लिया। इसको हमने लेमड़ा टू ले लिया। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दें, लेमड़ा वन बटेवा लेमड़ा टू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम बोर की तीसरी परिकल्पना से E बराबर जानते हैं, E ऑफ माइनस या E आई। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब कूदता है निम्न ऊर्जा स्तर में तो E आई माइनस E एफ से लिखते हैं, और E की जगह हम लिख सकते हैं H न्यू, और न्यू के स्थान पर C अपॉन में लेमड़ा लिख सकते हैं। तो E आई माइनस E एफ ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर आप ध्यान दें, इस वाली स्थिति के अंदर एच सी बट्टे में लेमड़ा वन बराबर, इस वाले प्रारंभिक ऊर्जा तो हमारे पास में माइनस में E माइनस में एफ, यहां से यहां कूदा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस में 4/3 E, तो यहां से अपने पास में लेमड़ा वन की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये प्लस में हो जाएगा 4/3 E, तो 1/3 E आ जाएगा, 1/3 E आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1/3 E। ठीक यहां पर भी देख लीजिए, इस स्थिति के अंदर एच सी अपॉन लेमड़ा टू बराबर, इस कक्षा में ऊर्जा है माइनस में E और इस कक्षा में ऊर्जा है माइनस में 2E, तो ये आ जाएगी अपने पास में E। अब देखिए, हम इस इक्वेशन के अंदर इसका भाग लगा देते हैं, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, एच सी अपॉन लेमड़ा टू, इसमें भाग लगा रहे हैं एच सी अपॉन लेमड़ा वन का बराबर, तो इसमें अपने पास में है E और इसमें अपने पास में है 1/3 E। तो यहां से ये तो चला गया, E से E कैंसिल हो गया, 3 आ गया है। क्या आ गया है, 3 आ गया है। वैसे तो जो हमने निकाला है वो तो अपने हिसाब से ठीक ही निकाला है, बट यहां पर हमने इसको लेमड़ा वन लिया, इसको लेमड़ा टू लिया। वो क्वेश्चन में है ना, वो ये है लेमड़ा टू और ये है लेमड़ा वन, इसलिए इसमें जो रेशियो आएगा, देखो यहां से आ गया अपने पास में लेमड़ा वन बटेवा लेमड़ा टू, तो ये आया 3। ये कितना आया, 3 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, दोनों ही जगह लेमड़ा टू लिखा हुआ था, मैंने इसको लेमड़ा वन किया, जबकि एक्चुअल में लेमड़ा वन ये है और लेमड़ा टू ये है, तब आपके पास में क्या आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। ओके, तो इसको आप क्लियर कर लेना कि जब इसमें, चलिए मैं ही इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो ये तो लेमड़ा टू है, ये है लेमड़ा वन, और इस स्थिति में ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर तो आएगा लेमड़ा टू और यहां पर आएगा लेमड़ा वन। चलिए इसको थोड़ा सा सुधार करते हैं, जो गलतियां हुई है उनको क्लियर करते हैं। ये हमारे पास में है, ये तो है लेमड़ा टू, ये है लेमड़ा वन, और अब की बार हम इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो एच सी अपॉन लेमड़ा टू, या जाएगा लेमड़ा वन अपॉन लेमड़ा टू।
तो एच सी अपॉन लेमड़ा 2 ये बड़ा है, तो 1/3 ई, इसमें भाग लगेगा ई का, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा। चलिए मैं ही आपको समझा देता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऊर्जा स्तर में कूदता है तब उसकी तरंग दैर्घ्य है λ2, और यहां पर जो तरंग दैर्घ्य है वो है λ1। यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा Hc अपॉन λ1 बराबर, यहां पर उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है माइनस में E, और इसमें हो जाएगी 4/3 E, ठीक है। और यहां पर होगा Hc अपॉन λ2 बराबर, प्रारंभिक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तो है E, और यहां वाली ऊर्जा है माइनस में 2E, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में। तो अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास में 1/3 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य चित्र में दिखाई देती है। देखिए अपने पास में जो श्रेणियां है वो है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, और पांचवी जो श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी। पांचवी श्रेणी कौन सी है? फुंड श्रेणी, ठीक है। ये जैसे मैं इसको ई नाम दे दूं, तो ये लाइमन श्रेणी है सबसे पहले वाली, ये पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो पराबैंगनी किरणों के बराबर, लाइमर। फिर ये जो बामर श्रेणी है ये दृश्य भाग में दिखाई पड़ती है, और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये अवरक्त भाग में दिखाई देगी। ये भी किस में दिखाई देगी? अवरक्त भाग में ही दिखाई देने वाली। फुंड भी किस में दिखाई देगी? अवरक्त भाग में ही दिखाई देती है। ओके, क्लियर? अब यहां पर हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है दृश्य चित्र में, तो दृश्य चित्र में कौन सी दिखाई देगी? बामर श्रेणी दिखाई पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग। तो देखिए बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो हमें ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में मौजूद हो। तो h/2π का पूर्ण गुणज हो जाएगा nh/2π। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देती है ये लाइमन श्रेणी है, जस्ट अभी हमने बताया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, कि निम्न ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है वो हमारे पास में है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी है? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम संख्या 2 के संगत ऊर्जा कितनी होगी? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही दे रखा है। तो देखिए nवीं कक्षा में ऊर्जा का फॉर्मूला होता माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर, और यहां पर n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा? E2 बराबर इसमें भाग लगा दीजिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का भाग लगेगा। तो 4 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की परमाणविक त्रिज्या, पहली कक्षा की परमाणविक त्रिज्या R0 हो तो चौथी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? पहली कक्षा की त्रिज्या हमें दे रखी है, तो चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी ये हमें यहां पर पूछा गया है। चलिए त्रिज्या का भी मैं nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा की त्रिज्या जिसको हम Rn से पुट कर सकते हैं। Rn बराबर होता है A0 इंटू n स्क्वेयर। A0 को हम कहते हैं बोर त्रिज्या। इसको क्या कहा जाता है? बोर त्रिज्या कहा जाता है।
और पहली कक्षा में हमें त्रिज्या दे रखी है, पहली कक्षा के अंदर हमें त्रिज्या दे रखी है R0। तो अब हमें पूछा चौथी कक्षा में, तो n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, R4 बराबर, इसका मान दे रखा R0, n का मान दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 16 R0, 16 R0 हो जाएगा। ओके, 16 R0 ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकिणित हो जाता है। क्यों हो जाता है? धनावेशित होने के कारण से, धनावेशित होने की वजह से ही परिकिणित होता है, क्योंकि नाभिक खुद धनावेशित होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और ये ऐसे परमाणु हैं, अल्फा कण इधर से आ रहा है, उसके ऊपर खुद पर धनावेश होता है, तो वो इससे क्या हो जाता है? परिकिणित हो जाता है। ये खुद धनावेशित होता है। खुद क्या होता है? धनावेशित। धनावेश और धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण से परिकिणित हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर त्रिज्याओं के मध्य अनुपात क्या है। nवीं कक्षा की त्रिज्या है Rn बराबर A0 n स्क्वायर होती है। तो यदि मैं यहां पर बात करूं पहली कक्षा की त्रिज्या की, तो पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए n बराबर हम 1 पुट कर देंगे, तो R1 बराबर अपने पास में आ जाएगा A0। n बराबर यदि मैं यहां पर 2 पुट कर दूं, n की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 2, तो R2 बराबर आ जाएगा 4A0, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, 2 यहां रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4A0 आ गया। n बराबर 3 रखेंगे तो R3 बराबर 3 का स्क्वायर 9A0 आ गया। हमें पहली 3 का ही अनुपात पूछा है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर आ गया अपने पास में A0 अनुपात 4A0 अनुपात 9A0। तो ये अपने पास में आ गया 1 अनुपात 4 अनुपात 9, 1 अनुपात 4 अनुपात 9। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होता है। देखिए गतिज ऊर्जा कितनी होती है? nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा होती है +1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में आर ही होता है, केवल केवल क्या होता है? आर। अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो अब यहां से इनका रेशियो निकालें। इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, इससे मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 के अंदर यदि समीकरण 2 का भाग लगा दे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? के एन बट्टे में यू एन बराबर अपने पास में आ जाएगा, इसके अंदर इसका भाग लगा देंगे तो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बट्टे में आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बट्टे में आर। ये सब कुछ कट जाएगा, अपने पास में माइनस का 1/2 रह जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है, कहां से कहां ले जा रहे हैं? मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है, तो कौन सी ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा तो अपने पास में होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया, प्लस में होती है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। और
स्थितिज ऊर्जा होती है UN बराबर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बट्टे में RN। अब यहां से RN जब यहां से क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो गतिज ऊर्जा डिक्रीज हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। RN यहां से बढ़ेगा, पूरी रस बड़ा हुआ मान का भाग लगेगा तो मान छोटा हो जाएगा, KN डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी RN तो इंक्रीज ही हो रहा है भाई, उत्तेजित अवस्था में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो RN तो उत्तेजित बढ़ ही रहा है, लेकिन ये माइनस में बढ़ रहा है। माइनस में बढ़ने का मतलब है कम हो रहा है, तो UN यहां पर क्या होगा, एक बार क्लियर करें दोबारा, RN बढ़ेगा तो ये यदि मान है ना पूरा घटेगा, माइनस में घट रहा है, माइनस में कम है, माइनस में कम हो रहा, तो वो मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर गतिज ऊर्जा तो बढ़ रही थी क्योंकि प्लस में था, यहां पर माइनस में होने की वजह से क्या हो रही है, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होगा। UN क्या होगा, RN के बढ़ने पर इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखिए स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, कम होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है, निम्नतम कक्षा में ऊर्जा न्यूनतम होती है। देखिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले में कि हाइड्रोजन के अंदर जो मौजूद परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं। चाहे कोई सा भी आप परमाणु ले लीजिए, उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं। तो यहां पर वो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में होगा, कहां होंगे, न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में होंगे। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग का आघूर्ण होगा। देखिए L बराबर होता है mv/n/r/n बराबर NH/2π, ये बोर की दूसरी परिकल्पना है। अब अपन को ये पूछा है दूसरी कक्षा में n बराबर 2 पर L की वैल्यू हो जाएगी H यहां पर 2 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H/π आ जाएगा, H/π। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या की कोटि होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो 10⁻⁻11 मीटर की कोटि का होता है। कौन सी कोटि का होगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होती है, तो इसको हम कह देते हैं कि 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये 10⁻11 मीटर की कोटि की त्रिज्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। nवीं कक्षा की त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होती है। nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, उसको हम लिख रहे हैं Rn से, जो कि a0n² के बराबर होती है। तो Rn है कि n² के समानुपाती होती है। Rn किसके समानुपाती होगी, n² के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है।
यदि हम E बराबर mc² वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो हमारे पास में m का जो मान है वो तो है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 और c का जो मान है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास में ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये भी मुझे दो ऑप्शन में नजर आ रहा है, सेम सेम ही नजर आ रहा है। क्या क्या आपको भी सेम ही नजर आ रहा है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए मुझे ही सेम ही नजर आ रहा है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। इसके तुल्य होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n²। तो इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? हमें पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में भेजना है तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ये हमें यहां पर पूछा है। ओके, देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि पहली कक्षा में जो ऊर्जा है वो n बराबर 1 से हम फाइंड आउट करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। n बराबर आप कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। और जब n बराबर 2 रख देंगे तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 का स्क्वायर का भाग लगा देंगे तो अपने पास में E2 का मान आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरी कक्षा में भेज रहे हैं, पहली कक्षा से कहां भेज रहे हैं? दूसरी कक्षा में भेज रहे हैं। तो अपने पास में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? आवश्यक जो ऊर्जा है उसको हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, EX बराबर, तो E2 माइनस E1। E2 का मान है -3.4, E1 का मान है -13.6 और यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस में और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर के अभिग्रहित के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटीकृत है, दूसरे अभिग्रहित के अनुसार कोणीय संवेग क्वांटीकृत रहता है। बोर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। मतलब हर कहीं इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे, केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे जिसमें उनका कोणीय संवेग क्या हो? h/2π का पूर्ण गुणज हो। h/2π के गुणज के रूप में ही कोणीय संवेग रहता है। मतलब या तो कोणीय संवेग रहेगा, n बराबर 1 ले लेंगे तो h/2π, n बराबर 2 ले लेंगे तो 2h/2π, 3 ले लेंगे तो 3h/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यही होगा। ओके, ये आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2। देखो गतिज ऊर्जा nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा कितनी होती है? K बराबर Kn बराबर 1/2 1/4π ε0 Z(E²/R) ये होता है। तो यहां पर देखो इसको लिखने का केवल और केवल तरीका बदला है। 1/4π ε0 हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इस 2 को यहां पर लिख दिया। क्या आ जाएगा अपने पास में? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस स्तर में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा को हम En से लिखते हैं। ये गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। हमें En का मान दे रखा है, हमें En का मान कितना दे रखा है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Un बराबर कितना आएगा, 2En आएगा, 2En आएगा, 2En। Un का मान आ जाएगा अपने पास में, En की वैल्यू कितनी है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस में ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहली कक्षा में होता है, तो उसकी आयनन ऊर्जा कितनी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी को EI से माइनस में En से पुट करते हैं, तो ये जो En है इसका मान होता है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का पथ परवलयाकार होता है। कैसा पथ होगा, परवलयाकार पथ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन, देखिए विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टोर्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, स्टोर्क प्रभाव कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का प्रकीर्णन 180 डिग्री की कोण पर होता है, तो संघट्ट प्राचल 0 होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है, उसमें संघट्ट प्राचल का मान न्यूनतम दे रखा था, 0 दे रखा था, और वहां पर प्रकीर्णन कोण पूछा था, और यहां पर क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री दे दिया, तो हमें संघट्ट प्राचल पूछा है जो कि 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में, तो ये जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड के दो शिष्य गाइगर और मार्सडन के द्वारा किया गया था, इस प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ दिखाया गया है। ये नाभिक है, ये वाला क्या है, नाभिक। इसके ऊपर अल्फा कणों की ये बौछार करवाई गई है। कुछ अल्फा कण सीधे ऐसे चले जाते हैं, कुछ ऐसे प्रकीर्णित होते हैं। हमारे को इसमें पूछा है कि बी क्या है और थीटा क्या है, ये किसको बताते हैं। ये जो बी है वो इसकी मध्य बिंदु से दूरी, इसको हम कहते हैं संघट्ट प्राचल। इसको क्या कहा जाता है, संघट्ट प्राचल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संघट्ट प्राचल कहा जाता है। और इस थीटा को हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कोण कहा जाता है। बी संघट्ट प्राचल और थीटा प्रकीर्णन कोण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां। देखिए रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और जो तरंग चिरसम्मत तरंग भौतिकी है वो ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी दिशा हर वक्त चेंज होगी, दिशा चेंज होगी, इसका मतलब वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा या कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होगी। वो इलेक्ट्रॉन भी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो उसका पथ धीरे धीरे कम हो जाएगा और अंततः वो नाभिक में समा जाएगा। देखिए इसको आप समझ ले में कि हमारे पास में नाभिक है और ये जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से इसका पथ धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, और अंततः ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां समाहित हो जाना चाहिए, नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो इसकी व्याख्या इस नाभिक के स्थायित्व को
रदरफोर्ड का जो मॉडल है, सॉरी, परमाणु का स्थायित्व है, ये परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया। ओके, परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा नहीं समझा जा सका। दूसरी जो कमी है वो क्या है, देखिए, कि परमाणु स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। परमाणु स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं समझा जा सका। परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, ये मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाया। अगला क्वेश्चन देखें, बोर के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। ये विद्यार्थियों काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। चाहे तो इस पर आधारित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, 1 नंबर वाला मिल जाए, 1.5 नंबर वाला भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो देखिए, हमारे को यहां पर बोर का दूसरा अभिग्रहित पूछा है। तो देखिए क्या है, क्या कहता है बोर का दूसरा अभिग्रहित। इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लगाता है जिनमें जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। ओके, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, L बराबर mv/r NH/2π, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी है। निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो है E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, और आयनन ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, ये माना चाहिएगा अपने पास में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य क्षेत्र लाइमन, फिर उसके बाद में बामर, बामर में दिखाई देगी। इसमें बामर श्रेणी में दृश्य प्रकाश दिखाई पड़ता है। बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना क्या प्रकट करता है। देखिए, बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ है। वो परमाणु के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है, यह बताता है कि यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ है, आकर्षण बल से बंधा हुआ, आकर्षण बल से बंधा हुआ
है जो कि परमाणु के स्थायित्व को बताता है, जो कि परमाणु के स्थायित्व को बताता है, परमाणु के स्थायित्व को बताता है। ओके, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था, चित्र बनाना है अपन को। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या होता है, एक भट्टी होगी, क्या होगी, एक इस तरीके से भट्टी, और उस भट्टी में यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा होगा, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। वो जो अल्फा पार्टिकल्स है एक सोने की पन्नी पर आपतित होंगे, यहां पर एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है। देखिए भाई, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, ये क्या क्या है। ये तो हमारे पास में है एक भट्टी, क्या है, भट्टी है ये, मैं इसको नामांकित कर देता हूं कि यहां पर रखा हुआ है बिस्मिथ 214, बिस्मिथ 214, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। ओके, अब यहां से इसको गुजारा जाता है लेड की ईंटों में से, इसमें से गुजारा जाता है, लेड की ईंटों में से इसको गुजारा जाता है इस तरीके से। यह लेड की ईंटें, काय की ईंटें हैं, लेड की ईंटें हैं ये। ओके, ये अपने पास में है जिंक सल्फाइड का पर्दा, जिंक सल्फाइड का पर्दा है ये, ठीक है। ये हमारे पास में है सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, और ये है अल्फा किरण पुंज, अल्फा किरण पुंज। ओके, देखो मैंने जल्दबाजी में एक सिंपल सा चित्र आपके सामने रखा है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बोर मॉडल की दो कमियां लिखिए। तो देखिए बोर मॉडल है, उसकी दो कमियों में सबसे पहली जो कमी है, जो मेजर जो कमी है, वो यही है कि ये कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, जो दूसरी परिकल्पना है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, ये इलेक्ट्रॉन के है, ये किसके है, ये इलेक्ट्रॉन के, ये पहली कमी है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी, क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी, देखिए कमियां तो बहुत है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के अलावा परमाणु स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए। हाइड्रोजन परमाणु के अलावा, परमाणु के अलावा परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, परमाणु स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए। ओके, आगे देखें कि बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या किस आधार पर की गई। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर की गई, किसके आधार पर की गई, डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर इसकी व्याख्या की गई, डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर। डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या
की गई। कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी का नाम, तो लाइमन श्रेणी हमें प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा इतनी है, तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा हमें दे रखी है En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है, तो 2 गुणा में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या इतनी है, तो दूसरी और तीसरी कक्षाओं में त्रिज्या कितनी होगी, ये हमें पूछा है। तो देखिए nवीं कक्षा में जो त्रिज्या है वो होती है ये। पहली कक्षा में त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? A0 हो जाएगी, A0, और A0 का जो मान है वो 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर हमें दे रखा है। A0 का मान हो गया ये, एक तरीके से किसका मान हो गया? A0 का। हमें n बराबर 2 के लिए निकालना है, तो R2 बराबर क्या आ गया? A0 2 का स्क्वायर, तो ये 4 A0 आ गया, तो 4 गुणा में 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। देखिए इसको गुणा करेंगे तो 21.2 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, और गुणा कर लीजिए, ठीक है, और n बराबर 3, R3 बराबर A0 3 का स्क्वायर बराबर 9 A0 आ जाएगा, तो 9 गुणा में 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 27 हो गया, 45 और 2 47 हो गया। ये अपने पास में दूसरी और तीसरी कक्षाओं की त्रिज्या आ चुकी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए पहली कक्षा में जो ऊर्जा है वो होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा में जो ऊर्जा है वो होती है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम उत्तेजित कर रहे हैं पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो माइनस में 3.4, E1 की वैल्यू है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ठीक है। तो यहां से ये तो माइनस में ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पहली कक्षा में हमें ऊर्जा दे रखी है, तो दूसरी कक्षा में हमें ऊर्जा पूछी है, तो nवीं कक्षा में ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ही E1 बराबर निकाल देते हैं माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो अपने पास में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में 2 का स्क्वायर, तो यहां से अपने पास में माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाती है। ओके विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं।
यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या हमें दे रखी है तो चौथी कक्षा की प्रथम जो कक्षा है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ए नोट का मान हो गया एक तरीके से। चौथी कक्षा की त्रिज्या हमें यहां पर पूछी है। देखिए nवीं कक्षा की त्रिज्या होती है ए नोट एन स्क्वायर, तो R4 बराबर आ जाएगा अपने पास में ए नोट इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 ए नोट आ जाएगा। 16 ए नोट की वैल्यू हमें 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो ये आ गया 8 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया? 8 एंगस्ट्रॉम आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, तीसरी कक्षा की पूछी अब की बार। तो देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन का स्क्वायर, यहां से तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछी है, तो E3 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटेवा 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात, ये हम पहले भी देख चुके हैं। Rn बराबर A0 n स्क्वायर, n बराबर 1, R1 बराबर आ जाएगा ए नोट 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया ए नोट। फिर n बराबर 2, तो R2 बराबर आ गया ए नोट 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 ए नोट। फिर n बराबर 3, तो R3 बराबर आ गया ए नोट 3 का स्क्वायर, बराबर क्या आ गया 9 ए नोट। ये अपने पास में आ जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर ए नोट अनुपात 4 ए नोट अनुपात 9 ए नोट। ये आ गया अपने पास में 1 अनुपात 4 अनुपात 9, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 हमें प्राप्त हो गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, ये वैसे h/π है, इसको थोड़ा सा सुधार कर ले वे। यहां पर ये जो मान है वो कितना है, h/π है, h/π। तो ये कौन सी कक्षा में स्थित होगा? तो देखिए L बराबर NH/2π होता है। n बराबर 1 रखेंगे तो L1 का मान हो जाएगा h/2π। n बराबर 2 रखेंगे दूसरी कक्षा में तो 2h/2π, तो ये आ जाएगा h/π। ओके, तो ये दूसरी कक्षा में होगा। कौन सी कक्षा में स्थित होगा? दूसरी कक्षा में स्थित होगा। ओके, दूसरी कक्षा में मौजूद होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? तो EI बराबर माइनस में En, और En की वैल्यू होती है, पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, और वो लघुतरात्मक प्रश्न है, उसमें सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, इसमें आपको 2 अभिग्रहित पूछे जा सकते हैं। 3 की बजाय कितने पूछे जा सकते हैं? कोई से भी 2 अभिग्रहित बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, और पहला और दूसरे के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। साथ में बोर परमाणु मॉडल के आधार पर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर का व्यंजक भी आपको पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त हुए, ये हमें पूछा जा सकता है। साथ में देखिए आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर और भी ध्यान में रखने होंगे। कक्षीय त्रिज्या, हालांकि लास्ट ईयर रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा कक्षीय त्रिज्या का सूत्र पूछा गया था। इस साल आपको बोर के परमाणु मॉडल का प्रयोग करते हुए कक्षीय त्रिज्या का सूत्र पूछा जा सकता है, हालांकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, और ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो विद्यार्थियों ये आप एक एक करके देख लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए।
इनकी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।